आज के इस 7वें एपिसोड में हम लोग एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे और लगभग यही मुद्दा इस किताब का मूल है। खासकर लगभग सारी बातें इसी के इर्द गिर्द होती हैं कि सभ्यता क्या है। पाठक पूछता है कि आपने रेलों को नष्ट कर दिया, वकील डॉक्टरों को भी आपने कमतर बताया और आपकी बातचीत से लगता है कि तमाम तरह के कल पुर्जे कल काम भी किसी काम के नहीं हैं। तब आप बताइए कि सभ्यता फिर क्या है, सच्ची सभ्यता क्या है। यहाँ यह बात गौर करने लायक है कि हिंद स्वराज को लगभग सभ्यता विमर्श के तौर पर ही पढ़ने की कोशिशें हुई हैं और इसको पश्चिम की सभ्यता के बरक्स पूर्व की सभ्यता का एक आक्रमण माना गया था इस किताब को, और कई लोग इसको इस दृष्टि से पढ़ते भी हैं। लेकिन गांधी जी जो जवाब देते हैं सच्ची सभ्यता के संदर्भ में, वो कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। यदि आप हिंदुस्तान को देखें तो इसकी जो सभ्यता है, इसकी जो प्राचीनता है, यही सच्ची सभ्यता हो सकती है। उसमें बताते हैं कि ग्रीस का नामो निशान मिट गया, रोम रह गया, चीन और जापान की भी हालत आप देख रहे हैं। जापान पश्चिम के शिकंजे में है, चीन का भी कुछ हाल सही नहीं लग रहा है। ऐसे में सिर्फ भारत है जो तमाम तरह की अपनी आपदाओं के बावजूद टिका हुआ है, और इसकी यह सभ्यता ही, इसमें कुछ ऐसे गुण हैं, ऐसे लक्षण हैं जिसके कारण यह सभ्यता टिक रही है और लंबे समय तक लोगों को एक रास्ता दिखा रही है। वह इस सभ्यता का गुणगान करते हुए कहते हैं कि दरअसल ऐसा नहीं है कि इस सभ्यता के लोग उन चीज़ों को नहीं जानते थे, लेकिन वो उसकी हद जानते थे। वो कहते थे कि लाखों लोग हैं इस देश में और मन को जितना आप स्वतंत्र छोड़ेंगे, मन उतना ही स्वतंत्र होता चला जाएगा। इसलिए हमारे पूर्वजों ने भोग की हद बांधी थी और इस प्राचीन सभ्यता में तमाम तरह की चीज़ें थी। उसमें वकील भी थे, न्यायालय भी थे, हकीम भी थे, लेकिन वो सब अपनी हद जानते थे और दस्तूर के मुताबिक वह समाज से अपना लेते थे, उन पर शासन नहीं करते थे। लेकिन यह जो नई सभ्यता आई है जिसमें ये लोग मालिक और हुक्काम बन करके बैठे हैं और हम लोग धीरे धीरे इसके गुलाम होते गए हैं, ऐसी स्थिति भारत में नहीं थी। वो गांधी जी कहते हैं कि आप बताइए कि सभ्यता का सही अर्थ क्या है। यह एक क्रक्स है। उसमें कहते हैं कि सभ्यता का सही अर्थ है हक अदा करना, और हक अदा करने का माने है नीति का पालन करना, और नीति का पालन करने का मतलब है अपने मन और इंद्रिय को वश में रखना। यह एक महत्वपूर्ण परिभाषा वह सच्ची सभ्यता की देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पूर्व पश्चिम का ज़्यादा भेद नहीं। पूर्व की जिस सभ्यता की बात हम दूसरे दार्शनिकों, दूसरे विचारकों में देखते हैं कि पूर्व और पश्चिम के कंटेक्स्ट में, गांधी जी यहाँ पूर्व की किसी एकता की बात नहीं करते, बल्कि वह सिर्फ हिंदुस्तान की सभ्यता की बात करते हैं, क्योंकि वह चीन और जापान को कटघरे में खड़ा करते हैं कि चीन और जापान भी लगभग पश्चिमी सभ्यता के शिकंजे में है। सिर्फ हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जो अपनी प्राचीनता के दम पर और प्राचीन जो परंपराएं हैं उसके बल पर इस शैतानी सभ्यता का मुकाबला कर सकने की स्थिति में है। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के तमाम, यदि आप व्यवस्थाओं को देखें, जिस तरह की व्यवस्था हमने बनाई, और बताते हैं कि अंग्रेज दरअसल इस बात से बहुत घबराते हैं कि हिंदुस्तान को बदला नहीं जा सकता है, और उस पर वो आरोपित करते हैं कि यह कोई जंगली जैसी कोई व्यवस्था है जो बदलना नहीं चाहती है। हमें यह देखना होगा कि ज़्यादातर जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट किस्म के अध्ययन होते हैं वह प्राचीन इस तरह की परंपराओं का या आदिवासी समुदायों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं कि उसमें परिवर्तन की कम गुंजाइश होती है। तो गांधी जी, वह जो अंग्रेजी एक दृष्टि थी भारतीय सभ्यता को देखने की कि इसमें एंथ्रोपोलॉजिकल तत्व ज़्यादा है, इसमें बदलाव की कम गुंजाइश है, गांधी जी कहते हैं कि हमारा जंगलीपन नहीं बल्कि हमारी एक विशेषता है। और बहुत से लोग ज्ञान सिखाने वाले आए और गए, लेकिन यह सभ्यता अपनी जगह अटल रही, और इसने जो नीति का पालन करना सिखाया, इसने जो एक हक अदा करने की बात इस सभ्यता ने सिखाई, अब इस सभ्यता को किसी और दूसरी सभ्यता से सीखने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम अपनी इस सभ्यता से उसी तरह चिपटे रहें जैसे माँ अपने बच्चे के साथ चिपटा रहता है, तो कोई कारण नहीं कोई दूसरी व्यवस्था, कोई दूसरी सभ्यता हमें हरा पाए। और हमें अपनी इसी सभ्यता को, जिसमें कि हक अदा करने वाली बात है, इसमें नीति का पालन करने वाली बात है, और नीति का पालन कैसे, तो इंद्रियों पर नियंत्रण करके जो नीति पालन करने की बात है, इस सभ्यता की वकालत गांधी जी करते हैं। पाठक पूछता है कि आपने तो अच्छी सभ्यता बताई,
लेकिन यह जो बताइए कि इस देश में जो बाल विवाह हो रहे हैं, नियोग की प्रथाएं चल रही हैं, कम उम्र की लड़कियां ब्याही जाती हैं, लोग घर बार चलाते हैं, आप कुमारी वेश्याएं बनाई जाती हैं धर्म गृहों में, उन सब के बारे में आपका क्या कहना है? आप देखें कि बलि दी जाती है, पाड़ों की बलि दी जाती है, बकरों की बलि दी जाती है धर्म के नाम पर। ये सब भी तो इसी सभ्यता में हैं। गांधी जी कहते हैं, मैं कहाँ कहता हूँ कि ये सभ्यता के दोष नहीं हैं। दोष किस सभ्यता में नहीं होते? भारत की भी सभ्यता में इस तरह के दोष हैं, लेकिन इस सभ्यता के बावजूद ये दोष हैं, हमें इन दोषों को दूर करना है। वो कहते हैं कि आप सभ्यता के मूल तत्व को समझिए। वो कहते हैं कि पश्चिम की जो सभ्यता है उसका झुकाव अनीति की तरफ है और भारत की सभ्यता का झुकाव नीति की तरफ है। वो कहते हैं कि भारत में जो सभ्यता है इसलिए हमने फकीरों को, साधुओं को उसकी नैतिक ताकत के कारण राजाओं से ऊंचे दर्जे का माना और उनको समाज में ज़्यादा तवज्जो दी। हम ये मानते थे कि यह जो एक नीति का जो बल है, जो नैतिक ताकत है, यह किसी भी भौतिक ताकत से ज़्यादा असरकारक है। कहते हैं कि यदि आप इस तरह के जो चंडाल सभ्यता जहाँ जहाँ पहुँची है, रेल के माध्यम से, वकीलों के माध्यम से, डॉक्टरों के माध्यम से, यदि आप उन जगहों पर जाएं जहाँ यह सभ्यता नहीं पहुँची है, तब आपको वास्तविक भारत का पता चलेगा कि हम किस सभ्यता की बात कर रहे हैं और भारत की किस सभ्यता की वकालत मैं कर रहा हूँ कि जो कि इतने लंबे वर्षों से अक्षुण्ण रह गई, उसको नष्ट नहीं किया जा सका। यहाँ कुछ जो रेफरेंसेस गांधी जी ने लिया है वह पश्चिम की कई किताबों में भी इस तरह का जिक्र वो मानते हैं कि हुआ है। जैसे एक नायडू की किताब है जिसमें पैराडॉक्सेस ऑफ सिविलाइजेशन जो वो किताब है, उसके संदर्भ में गांधी जी कहते हैं कि पश्चिम के कई विचारक भी इस तथ्य को मानते हैं कि उन्हीं सभ्यताओं से लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं जो सभ्यताएं नष्ट हो गई। ग्रीस और रोम की सभ्यता से पश्चिम की सभ्यता सीखने की कोशिश करती है, जबकि वह सभ्यता तो पहले नष्ट हो गई। और जो सभ्यता इतने लंबे वर्षों से चली आ रही है उसको कहते हैं कि इसको बदलने की ज़रूरत है, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि यह इससे सीखने की ज़रूरत है, भारत की सभ्यता से सीखने की ज़रूरत है। तो यहाँ एक तरह से गांधी जी संपादक और पाठक की भूमिका से अलग हट करके पूरे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के एक भाष्यकार के तौर पर हमारे सामने आते हैं और वह इस बात को स्थापित करते हैं कि यह एक प्राचीन सभ्यता है और एक सचेत सभ्यता है, जिसने जानबूझ करके, वह बताते हैं कि वह सभ्यता मूर्खों की सभ्यता नहीं है या बदलाव न लाने वालों की सभ्यता नहीं है, लेकिन उन बदलाव से होने वाले हानियों को समझने वालों की सभ्यता है। इसलिए हमने अपने जीवन में बहुत कम बदलाव किए इस सभ्यता ने, और तमाम तरह की आंधियों के बावजूद यह सभ्यता टिकी रह गई। और इससे इस सभ्यता के टिके रहने के कारण दुनिया को इससे सीखने की ज़रूरत है, इसको दुनिया से सीखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद पाठक दूसरा सवाल करता है कि ठीक है कि आपने यह बताया कि यह सभ्यता है, जल्दी तो इस पर यकीन करना मुश्किल है, इसको मानना मुश्किल है, लेकिन अब आप यह बताइए कि आखिर हम आज़ाद कैसे होंगे? यह सभ्यता हमारी अच्छी है और हम टिके रह गए, लेकिन फिर भी तो हम गुलाम हैं, तो हमको स्वराज मिलेगा कैसे? गांधी जी इसके जवाब में कहते हैं कि यह अब बहुत बताने की बात नहीं रह गई है, फिर भी यदि आप इस पर डिस्कस करना चाहते हैं तो आप बताइए कि आप कैसे यह स्वराज प्राप्त करना चाहेंगे, आपके दिमाग में स्वराज की क्या तस्वीर है? पाठक कहता है कि हमारे दिमाग में तो तस्वीर यही है कि अंग्रेज़ यहाँ से जाएं और किसी तरीके से जाएं, तभी हमें स्वराज मिल पाएगा। गांधी जी कहते हैं नहीं, यह जो एक व्यवस्था, अपनी सभ्यता को समझने की बात जब हमने की है, उसी में स्वराज की कुंजी भी छुपी हुई है कि जब हम, पूरा भारत गुलाम नहीं है। वहाँ एक बहुत स्पष्ट संदर्भ में कहते हैं कि जब हम गुलामी की बात करते हैं तो पूरे देश को गुलाम मान लेते हैं, जबकि सही संदर्भ में पूरा देश गुलाम नहीं है, बल्कि गुलाम वही लोग हैं जो पश्चिमी शिक्षा के जाल में और उसके मोह में फंसे हुए लोग हैं, वही लोग गुलाम हैं। लेकिन हम अपनी कंगाल मानसिक अवस्था में यह मान लेते हैं कि हम गुलाम हैं तो सारा देश गुलाम है, जबकि हकीकत ऐसा है नहीं। कहते हैं कि यह मानना कुछ हद तक ठीक भी है कि चलिए आप देशवासियों से एक प्रेम का भाव रखते हैं, इसलिए यदि हम गुलाम हैं तो पूरा देश गुलाम है, लेकिन तब इस संदर्भ में यह सोचना होगा कि जब हम आज़ाद होंगे तभी पूरा देश आज़ाद होगा। इसलिए हमें अपनी आज़ादी का संदर्भ समझना होगा कि सही स्वराज क्या है। सही स्वराज वो कहते हैं कि वह अपने मन पर नियंत्रण रखने की बात है, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की बात है। और इसी संदर्भ में वो बताते हैं कि इसलिए सबको अपना स्वराज स्वयं पाना होगा।
यह स्वराज कोई सामूहिक व्यवस्था नहीं होगी कि सबको स्वराज मिल गया, सबको आज़ादी मिल जाएगी, बल्कि सबको अपनी आज़ादी, सबको अपना स्वराज स्वयं प्राप्त करना होगा। और यह एक व्यक्तिगत किस्म की चीज़ है, यह सामूहिक नहीं है। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि जब हम अपने से स्वराज का रस चखेंगे तो बिना दूसरों को इसका रस चखाए रह नहीं सकेंगे, क्योंकि वह सच्चा स्वराज जो है, उसकी जो प्रसन्नता है, उसकी जो ताकत है, जब हम खुद उसको चख लेंगे। और बताते हैं कि यह कोई मनमाने की बात नहीं है कि हम मन से बांध बैठे कि हम स्वराज हैं और हम मन से स्वतंत्र हैं, हम पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं है। जब तक हम अपने इंद्रियों को वश में रख करके और उस नीति का पालन नहीं करेंगे, जो नीति हमको यह अपना हक अदा करना सिखाएगी, उस नीति का पालन नहीं करेंगे, तब तक हम स्वराज की बात नहीं कर सकते और स्वराज को नहीं प्राप्त कर सकते। वो कहते हैं कि हमारे इतना बताने से तो आप समझ ही गए होंगे कि अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर निकालने का सवाल उतना बड़ा सवाल नहीं है। यदि हमें अपनी सभ्यता ठीक से बनाई, यदि हमने अपनी सभ्यता को ठीक से मेंटेन किया, सभ्यता के सही अर्थ को समझा हमने, तब अंग्रेज भी उसी सभ्यता को मानते हुए, उसी संस्कृति को मानते हुए यदि रहना चाहें तो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो कहता है पाठक कि आप कहते हैं कि अंग्रेज हमारे जैसे बनेंगे, यह कैसे संभव है, यह तो कभी हो ही नहीं सकता है। गांधी जी कहते हैं तब तो आप यह मानते हैं कि अंग्रेज जो जाति है वह मनुष्य होने के लायक ही नहीं है, क्योंकि यदि मनुष्य होगा तो वह अपने गुण दोष का विचार कर सकेगा, और गुण दोष का विचार करके यदि और वो करे ना करे, लेकिन यदि हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहें, अपने घर की गंदगी को दूर करना चाहें और इस तरीके से घर का कंडीशन, घर की परिस्थिति इस तरह से बनाएं कि जो गंदगी में रहने वाले लोग हैं वो हमारे घर में रहने ही नहीं चाहेंगे, वो खुद ही यहाँ से चले जाना चाहेंगे। यदि हमने अपने घर को स्वस्थ बनाया तो अस्वस्थ मानसिकता के लोग वहाँ रह ही नहीं सकते और उसको यहाँ से जाना होगा। लेकिन यदि वो स्वस्थ वातावरण में, स्वस्थ संस्कृति में रहना चाहें और उसी अनुरूप रहना चाहें तो उनके रहने से हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पाठक कहता है कि ऐसा आपका यह सोचना ऐसा किसी तवारीख में मिलता नहीं है, इतिहास के किसी अध्याय में ऐसा मिलता नहीं है। यहाँ गांधी जी बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं मनुष्यता के बारे में, मनुष्य की अपनी ताकत के बारे में। वह कहते हैं कि यदि इतिहास में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है, और ऐसा कहना मनुष्य की उसकी क्षमता में संदेह करना जैसा है। यदि इतिहास में कुछ नहीं हुआ है तो भविष्य में हम देखते हैं कि एक धारा जो है वह ऐतिहासिक नियतिवाद की धारा है, ज्ञान की एक शाखा है, जिसमें कि मनुष्य को माना गया है कि वह एक ऐतिहासिक नियतिवाद का शिकार है, और जिस तरह से इतिहास की गति होगी मनुष्य उसका वह शिकार होगा, मनुष्य वही करेगा जो इतिहास की गति उससे करवाएगी। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि नहीं, मनुष्य की जो क्षमता है वह इतिहास की इस गतिकी को तोड़ सकती है। वह कहते हैं कि हिंदुस्तान की जो तवारीख है, हिंदुस्तान का जो इतिहास है, वह सही संदर्भों में समझा नहीं गया है और दूसरी सभ्यताओं से इसकी तुलना बेमानी है, क्योंकि यह सभ्यता तो एक निरंतर चली आ रही सभ्यता है, जबकि दूसरी सभ्यताएं लगातार टूटती बिखरती हुई सभ्यताएं हैं। इसलिए दूसरी सभ्यताओं के इतिहास में उसकी तवारीखों में क्या हुआ, उसकी तुलना से हिंदुस्तान की सभ्यता की तवारीख को नहीं समझा जा सकता है। इसलिए वो कहते हैं कि हमारा जो बल है वह अभी अव्याख्यायी है, उस बल को पहचानना जरूरी है। पाठक फिर कहता है लेकिन आप यह कह रहे हैं लेकिन अंग्रेज़ों का जाना तो ज़रूरी है, अंग्रेज यदि यहाँ से नहीं जाएंगे तब तक हमें स्वराज मिलेगा। वो अंग्रेज के जाने का सवाल आज हिंदुस्तान की आज़ादी का एक बड़ा सवाल था उस समय, और पूरे स्वतंत्रता आंदोलन तक भी यह रहा। तो वो बार बार वो पाठक इंसिस्ट कर रहा है कि आप अंग्रेज़ों के जाने के सवाल पर कीजिए, और जब तक अंग्रेज जाएंगे नहीं तब तक तो हम स्वराज का रस चख नहीं सकेंगे, पराधीन सपने हो सुख नहीं, और जब तक वह रहेंगे हमको वह अपनी पराधीनता का बोध होता रहेगा। गांधी जी कहते हैं कि अच्छा तब आप ही बताइए कि आपके दिमाग में अंग्रेज़ों को निकालने का क्या तरीका है, किस साधन से आप अंग्रेज़ों को निकालना चाहते हैं। तो पाठक कहता है कि जिस भी तरीके से वो निकलें, हमें सारे साधन मौजूद हैं, हम क्यों नहीं उनको निकाल सकते हैं, और हम वैसा ही करेंगे जैसा इटली ने किया। इटली ने क्या किया इसका संदर्भ हम लोग फिर अगले एपिसोड में देखेंगे।